जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन होगा, ख़ास तौर पे सब्जेक्ट के हवाले से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज कोई हम चैप्टर या लॉ का कंसेप्ट डिस्कस नहीं करने जा रहे, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट की नेचर आपके साथ शेयर करूँगा। हमने इस पूरे सेशन को किस तरीके से प्लान किया है, ख़ास तौर पे न्यू एजुकेशन स्कीम में सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। प्लान क्या है हमारा, हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में, जनवरी 2008 में। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्सा जिस फर्म से मेरे आर्टिकल्स थे, ट्रेनिंग थी, उस फर्म के साथ काम किया। फिर टीचिंग प्रोफेशन में फुल टाइम बेसिस पे शिफ्ट हो गया। 2009 से लेके आज तक मैं फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आपको इस सेशन में जो हमारा कैफ 4 है, बिजनेस लॉ डायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा पूरे का पूरा। यानी इसमें दो बड़े सेक्शंस हैं। ठीक है, एक को हम कंपनी लॉ कहते हैं और एक को हम बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। ये दोनों सेक्शन जो है ये इंशाल्लाह मैं आपको टीच करूँगा। सब्जेक्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन, टीचर के हवाले से इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब जाहिर है जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे चलेगा, लेक्चर चलेंगे, कुछ मैं आपके बारे में जानूंगा, आप मेरे बारे में जानेंगे, वो तो खैर चलता ही रहेगा। सब्जेक्ट के बारे में जानना ख़ास तौर पे आपके लिए अहम है स्टार्ट से ही, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, सब्जेक्ट की नेचर क्या है, ये क्या रिक्वायर करता है हमसे, तो प्रिपरेशन करना आपके लिए, उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक, सब्जेक्ट की किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये कि ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन, ये दो ही क्लासिफिकेशन उम्मीद तौर पे हम करते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। इसमें कुछ जगहों पे बेसिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं ज़रूर, बेसिक कैलकुलेशंस, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा थ्योरेटिक। लेकिन असल में इसको थ्योरेटिकल कहना गलत है थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकल से जहन में ये आता है, जब मैं स्टूडेंट था तो थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में आइडिया मेरा ये होता था कि थ्योरी का सब्जेक्ट ऐसा होता है, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, यानी जो मर्जी लिख ले आप, जो आप लिख, कुछ ना कुछ लिख देना है, क्वेश्चन आया कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक है, और आपको नॉर्मली जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती थी हमारी, आई कॉम बी कॉम मैंने किया, तो उसमें असूल ये होता था कि जो मर्जी लिख दें, अच्छे तरीके से लिखना है, हेडिंग्स देनी है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपको उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 13-14 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते थे। ठीक है, ये असूल होता था। ये असूल याद रखिएगा, सीए में नहीं है। ठीक है, ये पक्की बात आपको कर रहा हूँ। पहली चीज़, आप एग्जाम में जो कुछ लिखेंगे उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है। ठीक है, बाकी किसी दूसरी क्वालिफिकेशन में मुझे नहीं पता पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, बल्कि एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हुआ, 2 दफ़ा आ रहा था एक ही क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम था, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। इससे मुझे लगा कि शायद इनका तो क्वेश्चन पेपर ही कोई रिव्यू नहीं करता, कोई रिव्यू कर रहा होता तो स्टूडेंट का स्क्रिप्ट कौन पढ़ रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप जो लिखेंगे ना, आपका स्क्रिप्ट, आई कैप के कंट्रोल्स, आई कैप का सिस्टम बहुत इम्प्रूव्ड है। ठीक है, इसमें आपका एक एक लफ्ज़ जो लिखेंगे पढ़ा जाएगा, ये पहली बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मर्जी लिख दे आप, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, सही होगा आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन आप कुछ क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, क्या आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और परफेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, क्या पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, फुल मार्क्स मिल सकते हैं किसी स्टूडेंट का? इसका जवाब है यस। थ्योरेटिकल आई कैप में याद रखिएगा, और ये सिर्फ बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा आवाज सुनिएगा, सिर्फ बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स आप उनमें देंगे, उनमें जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, हर क्वेश्चन में आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप कोई गलती नहीं करते। तो ये चीज़ भी जहन से निकाल दीजिए कि सब, एक तो ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, हम जो लिखेंगे सारा उस बंदे ने नहीं पढ़ना, सिर्फ हेडिंग्स अच्छे तरीके से लिख दे, बाकी अंदर जो मर्जी लिख दे, ऐसा नहीं है।
आपका पूरा कंटेंट पढ़ा जाता है, कंटेंट को देख के मार्क्स दिए जाएंगे। इवन आपने कंटेंट अगर ठीक लिखा है आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तीसरी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो अमूमी तौर पे इस लेवल पे स्टूडेंट्स को होती है, आपकी ये मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पहली अटैम्प्ट होगी कैफ की, ऐसा ही है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं इस पे कैफ की पहली अटैम्प्ट है? शाबाश, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे ख्याल 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा कैफ का सिस्टम भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, जो शायद सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन डायरेक्टली, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग वो जहन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट सेशन के दौरान में उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो अहम ही नहीं है। वो क्या है? वो है राइटिंग और प्रेजेंटेशन। राइटिंग के, अच्छी प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होते, ठीक है। अगर अच्छी राइटिंग के मार्क्स होते तो मैं शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाता, ठीक है। वो जब मैं अगर कभी कभार लिखूंगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी राइटिंग किस तरह की है। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ठीक है, ये तो हमारे भाई हैं, इन्होंने लिखा है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। तो राइटिंग के, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं है। बज़ाहिर दिखने में आप अगर मल्टीपल कलर्स यूज़ करेंगे, हेडिंग्स देंगे, अंडरलाइन करेंगे, लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे, दिखने में बज़ाहिर ब्यूटिफिकेशन होगी आपके आंसर की, इसका आपको कोई एक नंबर भी एडिशनल नहीं मिलना, एक नंबर भी नहीं मिलना। तो आप बेसिकली अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने सीए के जितने भी पेपर हैं, हमारे ज़माने में एक बॉल पॉइंट होता था पिकासो का, शायद अब भी होता होगा, पिकासो का बॉल पॉइंट होता था, वो यूज़ किया था मैंने हमेशा से। ब्लू कलर का बॉल पॉइंट होता था वो अब आई कैप सिर्फ इतना कहता है ब्लू की बजाय ब्लैक कलर यूज़ करना है आपने। सिंपल एक बॉल पॉइंट यूज़ करें, उसी से हेडिंग दे, उसी के साथ आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये मार्कर्स वगैरह का इस्तेमाल करना या इस तरह की ब्यूटिफिकेशन की कोशिश करना, राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये नहीं करना आपने। फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। आपको पता है वैसे भी अब आने वाला दौर जो है वो पेपरलेस एनवायरनमेंट का है, ठीक है। मैं टीचर हूँ लेकिन मैंने भी शायद अगर आप पूछे पिछले 10 सालों में शायद ही मैंने 100 पेजेस लिखे होंगे हाथ से पूरे, शायद ही पिछले 10 सालों में, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो वो लिख लेते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ की पॉइंट्स। आहिस्ता आहिस्ता जो राइटिंग है ना आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऑब्सोलीट होती जाएगी, ठीक है। अब तो आप बोलते हैं और वो टाइप करता जाता है, ठीक है। वर्ड में ऐसी ऑप्शन है, ऑफिस में अगर आपने काम किया हुआ है आप बोलते जाते हैं वो टाइप करता जाता है। तो कोशिश करनी है आपने कि कंटेंट के ऊपर फोकस करें, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली अपनी राइटिंग को ख़राब कर दें, ऐसी बात नहीं है, जैसी है वैसी में। अगर आपकी राइटिंग आप लिखते हैं और आपका दोस्त पढ़ लेता है उसको, तो यकीन कीजिए सिर्फ पढ़ लेता है तो जो पेपर चेक करने वाला वो भी पढ़ लेगा, बल्कि आप भी अगर बाद में खुद पढ़ सकते हैं उसको तो पेपर वाला भी पढ़ लेगा, ठीक। एक और चीज़ इससे पहले एक जो बड़ा डिफरेंट होगा पेपर टेस्टिंग में वो ये, इससे पहले आपने पीआरसी के पेपर दिए, पीआरसी के जितने भी पेपर्स थे वो थे कंप्यूटर बेस्ड, ऐसा ही है। कैफ लेवल के जो पेपर्स है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ऑप्शन होती है लेकिन वो ऑप्शन नॉर्मली स्टूडेंट पाकिस्तान के यूज़ नहीं करते, वो फॉरेन कंट्री में अगर कोई हो वो नॉर्मली उसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में कैफ में जो स्टूडेंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करता है, आपके लिए जो ऑप्शन है वो है मैनुअल पेपर आपने देने, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होंगे। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपने पेपर को रिटर्न में अटैम्प्ट करना है, ऑप्शंस को क्लिक नहीं करना अब आपने, यानी सारा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। पीआरसी में सारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता था ना और कंप्यूटर पे करते थे। कैफ लेवल पे कुछ पेपर्स में एमसीक्यूज आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे, और सारे का सारा पेपर आपने पेजेस के ऊपर लिख लिख के करना होगा, ठीक है। हाँ, सीफैब में भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो चुके हैं ऑनवर्ड, सिर्फ कैफ अब ये स्टेज रह गई और शायद आने वाले कुछ वक्त में आई कैप इसको भी कंप्यूटर बेस्ड कर दे, मे भी फिलहाल नहीं है। तो आप जो पेपर अटैम्प्ट करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, रिटर्न पेपर होगा। क्लियर जी। वापिस आते हैं, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लीगल। ये सब्जेक्ट की नेचर क्या है? नेचर क्या, देखिए न्यूमेरिकल पेपर क्या है जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर में आपको लिखना पड़ता है, मैंने बताया इसकी नेचर अगर आप क्लासीफाई करें तो ये थ्योरेटिकल नेचर का बनेगा।
लेकिन इसको हम थ्योरेटिकल नहीं कहते, ये पेपर है लीगल। लीगल पेपर में इसमें आपको कुछ लॉस पढ़ाए जाएंगे और उन लॉस के बारे में पूछा जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पेपर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपका जो पेपर का स्ट्रक्चर होगा उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज। ये वेटेज ना प्रोविजनल है, ठीक है। आई क्या वो जब मॉडल पेपर हमारे साथ शेयर करेगा उसके बाद आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे प्रोविजनल 15% के करीब एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 35% थ्योरेटिकल पेपर होगा और 50% केस स्टडी। ये अब वेटेज प्रोविजनल है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंफर्म है, इसीलिए मैं वेटेज के ऊपर नहीं, ये हो सकता है चेंज हो जाए क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है ना। इससे पहले भी मैं भी बार थोड़ी देर में इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ मैं। 3 तरह के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल, केस। एमसीक्यूज क्या है? जैसे आपने पीआरसी में अटेम्प्ट किए, ऑप्शंस दी होती है, आपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन, जिसे हम नॉर्मली रट्टे वाला सवाल कहते हैं। कुछ कंसेप्ट होगा, आपने याद किया होगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है। केस स्टडीज क्या होंगी? केस स्टडीज होंगी कि जो आपने सीखा है आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपने जो कुछ सीखा है उसे रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे। यह है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नया क्वेश्चन होता है, इससे पहले नहीं किए होते। मैंने भी सीए में आने से पहले मैंने आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, उसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन वाले रट्टे वाले सवाल। आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, थका हुआ सिस्टम, उसमें रिप्रोडक्शन रट्टे वाला होता है। हाँ, कुछ दूसरी जैसे ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके स्टडी मटेरियल में नॉर्मली शायद केस स्टडीज वगैरह को सिखाया जाता है, वरना जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है इसमें केस स्टडी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी एक नई चीज़ होती है। खास तौर पे इसको प्रेजेंट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये जो केस स्टडी बेस्ड पोर्शन है इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत होगी। एमसीक्यूज आप आसानी से कर लेंगे, ये आसानी से, ये आपका इजी एरिया है। थ्योरी हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो याद कर लेते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया ये आपके लिए डिफिकल्ट साबित होने जाएगा। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ स्टार्ट में, मकसद आपको डराना नहीं है। देखिए मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ जैसी है वो आपके सामने वैसी रखी जाए, ना तो मैं ये आपको डराना चाहता हूँ कि जी ये बड़ा मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है, मेरे से हो गया तो किसी से भी हो सकता है। हाँ, कुछ तरीके से लिखे की ज़रूरत होती है, वो बताना होता है। और ना ही मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ कि मैं आपको बताऊँ नहीं बहुत ईजी है, आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे मसले, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ आसान है मैंने आपको बताना आसान है, जो चीज़ मुश्किल है वो बताना मुश्किल है। जो चीज़ मुश्किल है फिर उसके बारे में जितना को मेरे पास नॉलेज है, इल्म है, उसके मुताबिक आपको बताऊंगा इसने किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। केस स्टडी में मूवी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, इस सब्जेक्ट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो यही आएगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। लेकिन इसको अटैम्प्ट करने का सारा तरीका है, इसको एनालाइज कैसे करना है, अटैम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं। वो आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इतना करना है जो टीचर बताए, जिस तरीके से बताए आपने उसको उस तरीके से लेके चलना, ठीक है। तो हमारे पेपर में कितनी तरह के क्वेश्चन आएंगे बताइए जरा? 3 तरह। कौन कौन से? एमसीक्यूज और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और केस स्टडी, ठीक है। और केस स्टडी की परसेंटेज बाय द वेटेज बाय द पैसेज ऑफ टाइम आई कैप बढ़ा रहा है, जो कि गुड थिंग है। हालांकि आपके लिए शायद केस स्टडी वाला क्वेश्चन मुश्किल होगा, लेकिन एज प्रोफेशनल मुझे अंदाजा है कि असल में आपको जिन सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाना चाहिए उनके लिए केस स्टडी की प्रैक्टिस जरूरी है। तो लगभग 50% के, इसका मतलब ये हुआ अगर आप सारी की सारी किताब का रटा लगा लेते हैं, कोई स्टूडेंट, लेकिन केस स्टडी की एक भी प्रैक्टिस नहीं करता, वो पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि लगभग 50% अगर सारा केस स्टडी की प्रैक्टिस करना लाजमी है। कहीं ना कहीं एक आधे तो गलत हो जाएगा, आपको पता है 50 मार्क्स है, 50% पासिंग मार्क्स होते हैं ना आईकैप के पेपर में, ऑफिशियली जो आईकैप ने हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो एक भी गलती होगी तो आप 50% से नीचे आ जाएंगे अगर आपने सिर्फ रटा लगाया हुआ। तो हमने 7 केस स्टडी करनी है, इसका मतलब है हर रोज जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी
जब आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसमें रिप्रोडक्शन वाला कुछ चीज़ें भी होगी और कुछ केस स्टडी वाली चीज़ें भी होगी जो आपने करनी है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई है तो एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपके सामने रखता हूँ, छोटी सी केस स्टडी, आपने मुझे उसका जवाब देना है। पेपर हुआ, एक स्टूडेंट मेरे पास आया और ये रियल केस है, सच में ऐसा हुआ। स्टूडेंट मेरे पास आया और कहने लगा सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा अच्छा सर, वो कहते सर लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई पेपर में। मैंने कहा जी वो क्या? कहते सर पेपर देने के लिए गया, एमसीक्यूज थे, उसमें 2-3 एमसीक्यूज मुश्किल थे और बाकी कुछ आसान थे, कुछ आते थे, तो 11-12 नंबर तो मेरे पक्के आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने जब आया ना उसके ऊपर एमसीक्यूज थे, मैंने टिक लगा दिया, लेकिन जब टाइम ख़त्म हुआ तो इन्विजिलेटर ने मेरे से क्वेश्चन पेपर नहीं लिया, वो मैं साथ ले आया हूँ। तो उस पेपर चेकर को कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन सी ऑप्शन गलत है? ठीक है, मुझे बताइए आप, पेपर चेकर को कैसे पता चलेगा कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन बताएगा? शाबाश, बताइए, हाथ उठाए। कौन जी? आंसर शीट पे तो उसने लिखा ही नहीं आंसर, उसने तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही एबीसी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक किया उसने। कहाँ पे टिक किया? क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही टिक कर दिया। आंसर शीट पे उसने एमसीक्यूज का कोई करेक्ट नंबर लिखा ही नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किया है? अरे सर पीआरसी में तो ऐसे ही करते थे, जो क्वेश्चन होते थे उसके साथ उसको क्लिक करना होता था, तो यहाँ पे क्लिक नहीं, मैंने टिक किया बस। तो मुझे बताइए क्या सही किया है? नहीं किया। ये फर्क है, ये जहन में रखना है आपने पीआरसी का और क्या। उसके बाद मेरी आदत है कि मैं हमेशा ये बात ओरिएंटेशन में बताता हूँ ताकि आपको पीआरसी में, ये सिर्फ आपकी क्लास जो होती है ना, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको ये एग्जाम्पल बताता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड किसके ऊपर करना है? आंसर शीट के ऊपर। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा, नेचर में बता रहा था सब्जेक्ट लीगल है। लीगल जो है ना, इसको अटेम्प्ट करने का, इसकी केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का एक खास तरीका है। एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही जैसे किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के होते हैं इसके भी होंगे, और थ्योरेटिकल में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप याद कर लें। केस स्टडी को प्रेजेंट करने का तरीका जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फौरी तौर पे नहीं सिखाऊंगा। देखिए आपको ये चाह रहे होंगे सर हमें ना बस कल के लेक्चर में सारा कुछ समझा दें, जो चीज़ मुश्किल है, जितनी भी मुश्किल, कल ऐसी बात नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। आपको इनिशियली केस स्टडी को एनालाइज करना सिखाया जाएगा, फिर उसको बेसिक लेवल पे अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना है, वो सिखाया जाएगा। फिर तीसरे लेवल पे जाके आपको वो प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा जो आईकैप में आपने प्रेजेंट करने हैं। पहले ही दिन से एक्सपर्ट नहीं किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमने। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। थ्योरेटिकल रहने को थ्योरेटिकल है, लेकिन ये सब्जेक्ट की नेचर लीगल। लीगल का मतलब क्या होता है? या तो आप जो लिख रहे हैं लॉ के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप घर जा रहे हैं बाइक पे, रास्ते में सिग्नल जो है वो रेड हो गया है, आपने लाइन क्रॉस कर ली, क्या ये लॉ की वायलेशन है या नहीं? हाँ, या तो आंसर होगा, इस तरह की जो भी केस स्टडी है, या तो आंसर होगा यस या आंसर होगा नो, दरमियान की सिचुएशन कोई नहीं है। ऐसे तो आप लॉ में याद रखिए, जो कुछ भी लिख रहे हैं या तो सही है या गलत है। ठीक है, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग वाला कंसेप्ट नहीं है, इधर राइट और रॉन्ग वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, जो कुछ आपने लिखा है अगर लॉ के मुताबिक लिखा है ठीक लिख रहे हैं, पास होंगे, और अगर लॉ के मुताबिक नहीं लिखा, खुद से लिख रहे हैं, 0 नंबर। ठीक है, चाहे पूरा पेज आपने छाप दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डिफिकल्टी लेवल क्या है? प्री रेक्विजिट का मतलब है क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके इस सब्जेक्ट के 2 हिस्से हैं जैसे मैंने बताया है, एक है कंपनी लॉ और एक को हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ। इन दोनों को पढ़ने से पहले कोई कंसेप्ट पढ़ा होना जरूरी नहीं है, और इनकी भी आपस में कोई अरेंजमेंट जरूरी नहीं है। चाहे पहले कंपनी लॉ रीड कर लें, चाहे पहले मर्केंटाइल लॉ रीड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो प्लानिंग मैंने कर ली हुई है, क्यों किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले हमने क्या पढ़ना है। लेकिन बहरहाल 2 बड़े सेक्शन है, 50% के करीब वेटेज होगी आपकी कंपनी लॉ पोर्शन की, जो लॉ का पोर्शन है,
और 50% के करीब होगी मर्केंटाइल लॉ की। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। कुछ के लिए, भाई कौन से स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट है और कौन से स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट। इस अटेम्प्ट में ये ट्रांजिशनल अटेम्प्ट है ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये पेपर पूरे का पूरा 100 मार्क्स का देना है। आप क्लास फिजिकल क्लास में गालबन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सब ने इससे पहले ओल्ड स्कीम के मुताबिक जो कैफ और बिजनेस का पेपर नहीं दिया होगा। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने पूरे का पूरा। आपके लिए सब्जेक्ट है डिफिकल्ट। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिजनेस लॉ का पेपर ऑलरेडी दे दिया है, सिर्फ कंपनी लॉ का 50 मार्क्स का पेपर देना है, उनके लिए ये सब्जेक्ट है इजी। इजी का लिए मॉडरेट भी नहीं करना चाहिए, इजी करना है, उनके लिए इजी है और आपके लिए डिफिकल्ट है। यानी इस अटेम्प्ट में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा पेपर देना है दोनों पार्ट्स, उनके लिए सब्जेक्ट क्या है डिफिकल्ट, और दूसरा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ कंपनी लॉ का पोर्शन देना है, उनके लिए सब्जेक्ट क्या है इजी है। ठीक है, ये पहले मॉडरेट हुआ करता था जब ये अलग अलग हुआ करता था ओल्ड स्कीम में, अब ये डिफिकल्ट। अच्छा, ये डिफिकल्ट किस वजह से, ये अल्टीमेटली डिसाइड होगा जब पेपर आएगा, जब आपकी पहली, फिर पता चलेगा अच्छा एग्जामिनर कैसे चल रहा है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं होने वाला। ठीक है, जो टीचर्स काफी साल से पढ़ा रहे हैं वो आपको ये बताएंगे कि ये जो स्कीम है एजुकेशन स्कीम 2021 की, जो इससे पहले भी एजुकेशन स्कीम थी। ठीक है, 2013 की भी एजुकेशन स्कीम चेंज होती रहती है कुछ सालों के बाद। प्रीवियस एजुकेशन स्कीम से पहले जो स्कीम थी उसमें भी कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ इकट्ठा होता था। 100 मार्क्स का पेपर, 50 मार्क्स का पेपर आता था कंपनी लॉ पोर्शन में से, और 50 मार्क्स का पेपर आता था बिजनेस लॉ के पोर्शन, या जिसे मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। उस वक्त जो पासिंग परसेंटेज थी आई कैप की एवरेज, अब हमारी क्लास की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मे भी हमारी क्लास की सेम हो, मे भी हमारी क्लास की ज्यादा हो, मे भी कम हो। ठीक है, मैं बताऊंगा तो वो तो जाहिर आपको यकीन करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे ये ना समझे कि सर एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन आई कैप की जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स स्टिल मौजूद है, पासिंग परसेंटेज लगभग 19% के करीब थी, लगभग 19% के करीब थी। जब स्प्लिट हुआ पेपर, यह है मर्ज, जब इकट्ठा होता था बिजनेस लॉ इकट्ठा, मर्केंटाइल लॉ इकट्ठा और कंपनी लॉ इकट्ठा, तो पासिंग परसेंटेज क्या थी 19%। जब इकट्ठा हुआ तो पासिंग परसेंटेज बढ़ के कितनी हो गई 34%। अब जब फिर पेपर मर्ज हो गया है, तो चूंकि पेपर मर्ज होने से तकरीबन उसका साइज डबल हो गया, और डबल हो गया। अब जब डबल हो, इसका मतलब है आपको एफर्ट ज्यादा करनी है। अगर आप एफर्ट ज्यादा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स एफर्ट ज्यादा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे वो फिर फेल होने का खतरा है। तो मेरा अंदाजा ये है, अभी कंफर्म नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जो पुरानी एजुकेशन स्कीम थी उसका हमने रख के कि ये पासिंग परसेंटेज डाउन होगी। मे भी अभी इस अटेम्प्ट में कुछ उमूमी तौर पे एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट होती है उसमें कोई हाथ होला रखता है, तो मे भी इस अटेम्प्ट में पेपर कुछ इजी हो या पासिंग परसेंटेज जो है उसमें कुछ थोड़ा रायत कर दे और बढ़े। लेकिन इन दी लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड है कि ये परसेंटेज रिड्यूस होगी। ठीक है, इसके लिए फिर जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी हो जाता है, अब इसको मैनेज करना है। देखिए आप इस चीज को देख के परेशान हो रहे हैं ना, मेरे लिए भी परेशानी का बायस है। ठीक है, इसको कैसे इंप्रूव करना, ये इंप्रूव हो सकती है। इवन ये 50% से प्लस भी पासिंग परसेंटेज हमारी क्लास की जा सकती है मर्ज पेपर में, जबकि नॉर्मली 20% के करीब होगी। 50 इसमें क्या करना होगा, मुझे भी कुछ ज्यादा काम करना होगा और आपको भी ज्यादा काम करना होगा। ठीक है, क्या काम करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर जो मैं कहूंगा साथ साथ आप करते रहेंगे, आपके रिजल्ट की, एक एक स्टूडेंट के रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है। हर वो स्टूडेंट जो मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम अमल करेगा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करेगा, वो अगर फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। लेकिन अगर वैसे काम नहीं किया, मैंने कहा ये काम रिटर्न में करना है, बच्चे ने कहा नहीं सर मैंने तो पढ़ लिया था और मुझे यकीन करें सारी समझ आ गई थी, ये जो मर्जी पूछ ले, लेकिन लिखा नहीं है मैंने,
तो फिर उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये मर्ज पेपर। और एक और चीज़ देखिए, अब कुछ चीज़ें मुनासिब मुझे ज़ाती तौर पर नहीं मुनासिब लगता शेयर करना, लेकिन वो कुछ करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे पासिंग परसेंटेज पास में मेरी क्या, मुझे ये मुनासिब नहीं लगता मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऐसे लगता है जैसे बंदा अपनी मार्केटिंग कर रहा हो। लेकिन एक चीज़ इसमें रखिएगा, आप प्रोफेशनल हैं। ठीक है, आपने जो भी फैसला करना होता है देखभाल के फैसला करना होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका मकसद मार्केटिंग नहीं है। अगर मार्केटिंग करना मेरा मकसद होता ना, तो मैं आप लोगों को सेशन स्टार्ट होने से पहले कोई वीडियो वगैरह बना के उसमें बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों के साथ शेयर करता, ये हो गया वो। ऐसी कोई वीडियो हमने नहीं बनाई है, नहीं बनाई कोई ऐसी वीडियो। अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन, एक चीज़ अच्छी भी, हमारे ज़माने में इंस्टीट्यूट्स की तादाद और टीचर्स की तादाद बहुत कम होती थी जब मैंने सीए किया। ठीक है, उस वक्त बुक्स भी नहीं होती थी आई कैप की, वो हम इधर उधर से बुक्स पकड़ते, कभी इंडियंस की बुक्स, कभी गोरों की बुक्स पढ़ रहे होते। अब इंस्टीट्यूट्स की तादाद, टीचर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये कंपटीशन बड़ा, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि मेरे ख्याल में अनएथिकल हैं, और वो प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है। उनमें से एक चीज़ ये भी है, एक फार्मूला टीचर बनता है, मतलब एक फार्मूला है टीचर बनाने का। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि कोई नया टीचर बनाना है भाईजान, ये नए टीचर हमारे पास आए हैं, क्या करना है भाई? किसी एग्जिस्टिंग अच्छी एक्सपीरियंस टीचर की, जो साल से पढ़ा रहा हो, जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, उसके लेक्चर्स ले लो, चीज़ें समझ लो सारी, और अगले सेशन से खुद पढ़ाना शुरू कर दो। कुछ मार्केटिंग ज़्यादा कर दो। कुछ क्या करो? और मार्केटिंग किस सब्जेक्ट से होती है आपको पता ही है, सोशल मीडिया मौजूदा मार्केटिंग के लिए। अब सोशल मीडिया असल में सोशल मीडिया नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, वो बिजनेस मीडिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब कभी इस सेशन में भी और आइंदा आने वाले सेशन में भी, जब कभी आपने फैसला करना है किस टीचर से पढ़ना है, ये आपके कैरियर का, प्रोफेशनल लाइफ का फैसला है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कि सीए वैसे ही ऑलरेडी 6.5-7 साल का मिनिमम है, और ये भी अगर आप कोई तजर्बे करते हुए गुजार देंगे कि पहले एक से पढ़ के देख रहे फिर दूसरे पढ़, ऐसा नहीं है। आपने स्टार्ट में फैसला करना है, अवेलेबल जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और फिर जो आपका टीचर कहे, जिसके पास आप गए उसके मुताबिक फैसला करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले सेशन के डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस सब्जेक्ट और बाकी के सब्जेक्ट, ओवरऑल पूरे कैफ की बात कर रहा हूँ। ये जो न्यू एजुकेशन स्कीम है ना, इसमें आप देखिएगा हर सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले एजुकेशन स्कीम की निस्बत बड़ा है। कोई आपको टीचर, एक टीचर शायद ये नहीं कहेगा, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, अपने सब्जेक्ट के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी अंदाजा है। एक टीचर भी आपको ये नहीं कहेगा हाँ प्रीवियस एजुकेशन स्कीम में मेरा ये वाला सब्जेक्ट ईजी था, डिफिकल्ट था, अब ईजी हो गया, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हुए हैं, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब का कैफ, अब का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, जो बनेगा, वो ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को पास करके बना होगा। तो इसलिए टीचर की सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही अहम होती है। इसे सोशल मीडिया पे बहुत सी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, आपने कोशिश करनी है अवॉइड करें। जब कभी आपने मशवरा लेना हो ना, याद करें, जहन में रखिएगा, जब कभी मशवरा लेना हो उस पर्सन से मशवरा लें जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपके लिए नई चीज़ होगी शायद, हम टीचर्स के लिए नई चीज़ नहीं है। आज से 5-6 साल पहले भी इस स्कीम के मुताबिक पेपर होते थे। हमें अंदाज़ा है कि उस स्टाइल में कैसे टेस्टिंग होती है, कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे मर्ज करता है, वो दोनों को कैसे लेके चलता है, कब कंपनी लॉ में खेलता है, कब मर्केंटाइल, ये सारी चीज़ें हमें अंदाज़ा है। आपने कोई परेशान नहीं होना, सिर्फ एक काम कर, मुझे आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए। क्या? जो मैं कहूँगा आपने वो करना है, और मैं जो कहूँगा वो कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होगी। हर रोज़ के 2 घंटे आपसे मांगूंगा मैं। क्या आपने मेरे सब्जेक्ट को क्लास के अलावा हर रोज़ कितना टाइम देना है? 2 घंटे देना है। 2 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं इसको, तो फिर ये सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेजर चेंजेस क्या है सिलेबस में? जैसे मैंने बताया, पहले 2 सब्जेक्ट से, अब 2 सब्जेक्ट से क्या हो गया? मर्ज हो गया। और मर्ज हुए हैं, आई कैप ने क्या किया है,
दो सब्जेक्ट्स, एक बिजनेस लॉ था और एक कंपनी लॉ, पुरानी टर्म्स के मुताबिक बोल रहा हूँ। अब तो दोनों के लिए एक ही टर्म होती है ना, बिजनेस लॉ, डायनामिक्स। बिजनेस लॉ में टोटल 18 चैप्टर थे, आई कैप ने उसमें से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए, बाकी कितने रह गए? 15 चैप्टर्स। कंपनी लॉ में 12 चैप्टर्स 12 थे, 2 चैप्टर डिलीट कर लिए, बाकी कितने रह गए? तो आपको थोड़ा सा सुकून हो रहा होगा, इत्मीनान हो, चलो कुछ ना कुछ इकट्ठा हुआ है तो कुछ ना कुछ कम भी हुआ है, ठीक है, लेकिन कम नहीं हुआ। आप अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखें तो सिर्फ आई कैप ने 2 बुक्स, इस सब्जेक्ट की 2 बुक्स अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की हैं, बिजनेस लॉ की अलग, कंपनी लॉ की अलग, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। नंबर ऑफ पेजेस देखें तो वॉल्यूम 1 का पेज ज़्यादा है प्रीवियस सब्जेक्ट से, वॉल्यूम 2 का भी, यानी इन शॉर्ट चैप्टर्स कम हुए हैं लेकिन आई कैप ने प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो लगभग ये पेपर जो है वो आपके प्रीवियस एजुकेशन स्कीम के 2 पेपर के बराबर है, 2 पेपर के बराबर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की बजाय 4 घंटे आपको एफर्ट करनी चाहिए थी? नहीं, एफर्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना स्टूडेंट की एग्जाम में परफॉर्मेंस, वो 2 चीज़ों का फंक्शन होता है, टीचर की एफर्ट और स्टूडेंट की एफर्ट। अगर टीचर ज़्यादा एफर्ट, दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर टीचर ज़्यादा एफर्ट करता है, स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? एफर्ट कम करनी पड़ती है। और अगर टीचर कम एफर्ट करता है, ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर तो मैं अपनी एफर्ट को नॉर्मली रखूं, मतलब नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाऊं, तो आपको ये चूंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं, आपको शायद एक दिन में 3.5 या 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आपके लिए रेडी करके रखूं। आपने सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह सिलेक्टेड असाइन जो मैं आपसे कहूँगा वो करनी होंगी। आप 2 घंटे डेली पढ़ें, इंशाल्लाह पास होने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना, ठीक है जी। तो हालांकि ये सब्जेक्ट अब आपका 2 के बराबर हो चुका है, लेकिन स्टिल आपसे मेहनत मैं कितनी करवाऊंगा? 1 सब्जेक्ट्स की। क्यों? क्योंकि जो बाकी की मेहनत है वो मैं खुद करूंगा, मैं खुद सिलेक्शन करके कोशिश करूंगा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं हमने पढ़ के उनको छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दूं, ताकि आप छोटा क्वेश्चन करके उसी कंसेप्ट को पिक कर लें। फिर उसके बाद जब हमारे टेस्ट होंगे, जब हमारे मॉक्स होंगे, उनमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। जो होम असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उनमें भी पास पेपर के क्वेश्चन होंगे, क्लियर। तो ये बेसिकली आपके 2 पेपर एक बना है, और इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल मैंने डबल इसलिए रखा है। अलग अलग कर दें ना, अलग अलग कर दें तो ये इसका डिफिकल्टी लेवल जाहिर है हाफ होगा, अब इसका डिफिकल्टी लेवल डबल। ये बात समझ आ गई? चलिए यहाँ पे चेक पॉइंट। अभी तक जो मैंने बातें की है इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, शाबाश। अभी तक बेसिकली हमने क्या किया है, क्विक राउंड अप करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इस सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है, लेकिन ये चूंकि लॉ का सब्जेक्ट है तो जो कुछ आप लिखेंगे या तो लॉ के मुताबिक होगा या लॉ के मुताबिक नहीं होगा, दरमियानी सिचुएशन कोई नहीं है। लॉ के मुताबिक है, नंबर मिलेंगे, लॉ के मुताबिक नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर आपका रिटर्न होगा और इसमें आपने 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन रिटे वाला सवाल है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर। और प्रीवियस अटेम्प्ट्स की निस्बत ये इस अटेम्प्ट में जो है आप लोगों के लिए ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साबित होगा। उसकी रीजन क्या है, पहले ये 2 पेपर होते थे, अब क्या हो गया, 1 पेपर हो गया, ठीक है। लेकिन डुएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेली असाइनमेंट करेंगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पास करने में। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हाइब्रिड क्लास में, कोई क्वेश्चन? शाबाश, हाइब्रिड क्लास में माइक दीजिएगा। ये जो पहले बेंच पे भाई बैठे हैं इनको माइक दीजिए जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए जी, शाबाश। आवाज कम आ रही है भाई, आवाज बड़ा, साउंड बढ़ाएं, साउंड बढ़ाइए, शाबाश शाबाश जी। अब देखिए क्लियर है जी, अब बेहतर हुई आवाज? मेरे भाई बताइए, अभी कुछ थोड़ा जरा लेक्चर आगे चलने दे, फिर उसके बाद देखिए फीडबैक दीजिएगा। ये अब बेहतर है, ठीक है जी, शाबाश जी। बच्चे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, बुक के बारे में अभी बताता हूँ, अभी उसकी तरफ आता हूँ। यहाँ तक जितनी बातें की आपको समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस है, क्विकली इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिर्फ ओरिएंटेशन लेक्चर में आपके साथ शेयर करते हैं हम, आपने कोशिश करनी है इनको फॉलो कीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस, जी जी पूछिए। क्या केस स्टडी में खुद के, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र। इसका वन वर्ड आंसर है यस, केस स्टडी में खुद के अल्फाज यूज कर सकते हैं, लेकिन केस स्टडी में खुद का लॉ यूज नहीं कर सकते है। हाँ, यानी अल्फाज आप चेंज हो सकते हैं,
कंसेप्ट सेम होना चाहिए, लीगल प्रोविजन सेम होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन हमारी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आपने रेगुलर होना है, पंक्चुअल होना है। देखिए आई कैप का कोई भी पेपर है ना, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पहले मैंने इससे पहले आई कॉम किया, बी कॉम किया, उसमें क्या होता था, हफ्ता हफ्ता छुट्टी कर लेते ना हम, हफ्ते बाद आते थे, वही टॉपिक चल रहा होता था। सीए में ऐसा नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है, अगर आपने एक दिन छुट्टी की ना, आपको अगले 3-4 लेक्चर में फील होता रहता है कि कोई चीज मिसिंग है, पूरी ग्रिप नहीं आती, ठीक है। कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं हम सारे टीचर्स के लिए, तो आपने छुट्टी हरगिज नहीं करनी, कोशिश करनी है छुट्टी ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि खुद से पढ़ के कर लेंगे इसको तो मुश्किल है। एक एक लफ्ज के पीछे बड़े कंसेप्ट छुपे होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे इंटरप्रेट करना है, केस स्टडी में क्या लिखना है, ये चीजें आप खुद से नहीं पढ़ सकते। क्लास में अटेंटिव रहना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मोबाइल जो है वो एक नुकसानदेह चीज है, ये आपको शायद अभी अंदाजा नहीं होगा, आप मोबाइल के हजारों फायदे बता देंगे आपसे मैं पूछूं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मैं अपनी लाइफ में देखूं मोबाइल का नेट इम्पैक्ट, तो मुझे लगता है ये नुकसानदेह चीज है। कुछ फायदा भी है इसका, लेकिन बहरहाल क्लास में अटेंटिव रहना, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे जैसे टॉपिक चलता रहे, दरमियान में मैं चेक पॉइंट लगा के आपसे क्वेश्चन पूछता, आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आपने उस वक्त क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन जितने ज्यादा पूछेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे आप। क्वेश्चन पूछना कोई ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ी की निशानी है, किसको समझ ही नहीं आई सर की बात इसलिए क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बल्कि क्वेश्चन पूछने से हमें अंदाजा होता है कि आपका इंटरेस्ट है और आप किस हद तक बात को समझ सके हैं, और अगर बात को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, टीचर एक्सप्लेन करता है। फिजिकल स्टूडेंट्स जो दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए हॉस्टल, और जो आपके हॉस्टल मेट्स होते हैं, रूममेट्स होते हैं, उनको आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है। गलत हॉस्टल में जाएंगे, गलत रूममेट सेलेक्ट कर लेंगे, सारी सेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाज़ बात ऐसा होता है कि हम पैसे बचाने के लिए कुछ थोड़ा सा फैसला ऐसा कर लेते हैं जो कि बाद में हमारे लिए बड़े नुकसान का बायस बनता है। आप लोगों की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, आपने पैसे दिए हैं, फीस पे किया, कोई 25-30 हज़ार रुपये किया होगा आपने यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो इससे भी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट पता है क्या, आप लोगों का वक्त है, ठीक है, वक्त। तो आपने वक्त को बचाने की कोशिश करनी है, कोई सस्ते के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप नुकसान कर लें, और आपके यहाँ से कोई हॉस्टल ऐसा हो जो कि शायद लो रेंट वाला हो, लेकिन उसमें शोर ज़्यादा है, उसमें मुनासिब फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, बाज़ बात बच्चे आखिरी महीने में बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जहाँ पे इतनी हिम्मत की है थोड़ा सा और हिम्मत करके अपने लिए 1.5-2 साल है टफ आपका, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छी ऑप्शन जितनी अवेलेबल हो सके आपके फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रखते हुए मैक्सिमम अच्छी ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आपका पूरे का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के ऊपर हो सके। फिर इसके बाद जब आप क्लास में आएंगे तो आपने मोबाइल फोन को ऑफ कर देना है। ऑफ नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट करना है और अपनी नज़रों से दूर रखना है। मोबाइल को अगर साइलेंट करके साइड पे रख भी देंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी नज़र उधर ज़रूर जाएगी, ठीक है। ये कुछ लोगों ने रिसर्च करके हमें ये बात बताई है। आप जब स्टडीज़ करने बैठते हैं तो डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर्स आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं। पढ़ने के लिए बैठे, कभी वो बाहर से कोई शोर करता हुआ बाइक वाला गुजर गया, ठीक है, कभी वो कोई लोहा टीन बेचने वाला गुजर गया, कभी इसके अलावा आवाज़ आ गई, तो कॉल आ गई, कभी बैठे हैं फौरन घर में बेल हुई, जाके देखना पड़ेगा। तो जो ब्रेक आते हैं ना, ये आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन से आपका लर्निंग कर्व डिस्टर्ब होता है। तो आपने कोशिश करनी है, और दुनिया में जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है वो है मोबाइल। आपने कोशिश करनी है जब भी पढ़ने के लिए बैठे, सीखने के लिए बैठे, या घर में होम असाइनमेंट करने के लिए बैठे, मोबाइल को आपने साइलेंट पे करके अलग रखना है। मेरा मोबाइल जो है वो हमेशा साइलेंट पे रहता है, हमेशा। शायद ही कभी कभार 5-10 मिनट के लिए जब कोई अर्जेंट कोई कॉल एक्सपेक्टेड हो तो मैंने इसको ऑन किया हो, साउंड ऑन किया हो, वरना हमेशा साइलेंट पे रहता है। और मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मोबाइल को देखता हूँ नॉर्मली, ठीक है, क्लासेस के दौरान में, उसके बाद नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है, जब कभी घर में भी पढ़ने के लिए बैठे तो क्या करना है, आपने मोबाइल को, हाँ जी, साइलेंट करके अलग करना है, वरना थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्शन होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? पहली इंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने मोबाइल पे ऑनलाइन लेक्चर नहीं लेने, कोशिश करें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लेक्चर लीजिए।
स्क्रीन जितनी ज़्यादा बड़ी होती है ना, विजन उतना ज़्यादा है और उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट भी हमारे जहन में क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वही मूवी अगर आप घर में टीवी पे देखें और वही मूवी आप सिनेमा में जाके देखें, जो सिनेमा में मूवी आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। वो किस वजह से है? उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। तो जब आप मोबाइल पे देख रहे होंगे लेक्चर्स, तो वो ना स्क्रीन छोटी सी है और उसके अलावा उस पर अटेंशन भी डाइवर्ट होती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई मैसेज वगैरह आ रहा होता है, अपडेट आ रही होती है। कोशिश करनी है लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेक्चर लें, स्पीड आपने रेगुलर रखनी है 1 स्पीड। ठीक है, क्योंकि हम असल में हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है ना, वो किस स्पीड पे चल रही है? वो 1 स्पीड के ऊपर चल रही है। हम सारी जिंदगी इस चीज के आदी हो चुके हैं, उस लेवल पे आके बात करने के, उस लेवल पे आके बात समझने के। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ तो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से कि जो हम मीडिया देखते हैं उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड की जो प्रोसेसिंग स्पीड 20, 25, 30 साल से सेट हुई है ना जिस लेवल पे, उसी लेवल पे रहेगी। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है आप अपना टाइम बचा रहे हैं, कहते सर सर बहुत स्लो बात करते हैं, वो हमें 1.5 पे या 2 पॉइंट बड़ी अच्छी समझ आ जाती है, सारा लेक्चर समझ आ जाता है। नहीं आता समझ, आप सुन रहे होते हैं। याद रखिए, सिर्फ हमने सुनना नहीं होता। भाई कभी मूवी आपने 2 स्पीड पे लगा के देखी है, 1.5 पे स्पीड पे देखी है, कभी नहीं आती ना, वो मजा ही नहीं आता, वो चीजें नहीं समझ आती, वो डायलॉग निकल जाते हैं। ऐसे ही होता है जब मूवी नहीं आप 2 स्पीड पे आप देखते हैं, 2 टाइम स्पीड पे देखते हैं, तो लेक्चर कैसे? हालांकि मूवी और लेक्चर में फर्क है। मूवी में सिर्फ आपने देखना होता है, मूवी को समझने की जरूरत नहीं होती। अक्सर मूवीज जो होती हैं उनको समझने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ देखना होता है। जबकि लेक्चर में टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं, आपने इसको सुनना भी है, देखना भी है और समझना भी है। समझने के लिए माइंड को टाइम चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है वो। जब आप उसको सफिशिएंट टाइम नहीं देते, जिस टाइम का वो आदी है, इतने साल से वो टाइम नहीं देते, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। फिर बहुत से कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन ही ठीक नहीं है। भाई आपने उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, भाईजान वन व्हीलिंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, को जो नहीं आया उनकी बात कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं बाइक सही सवारी नहीं है, इस पर एक्सीडेंट हो जाता है। ओ भाई बाइक सही है, सारी दुनिया थोड़ी बंद कर देगी बाइक को। बाइक सही, आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो कोशिश करनी है रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर को सुनिएगा, वरना जो टाइम आप स्पीड बढ़ा के बचाते हैं वही टाइम फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, जूम मीटिंग में सवाल करने में लग जाता है, आपका हिसाब बराबर हो जाता है। तो हमेशा चाहे आपको जितना मर्जी लेक्चर बोरिंग लगे, जितना मर्जी लेक्चर स्लो लगे, क्या करना चाहिए? आप लोगों के पास तो ये ऑप्शन है ही नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के। रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर लेना है आपने, फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज नहीं करना, डेली स्टडी करनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे आके बताते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, वो क्या है? पेंडिंग लेक्चर्स। तो लेक्चर्स को आपने पेंडिंग नहीं करना। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स डेली एक लेक्चर जरूर लीजिए। ठीक है, मोबाइल फोन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ऑफ रखना है। मेजर रीजंस क्या है इस सब्जेक्ट में फेलियर की, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, ये जितनी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हमने अपने कोर्स में इंक्लूड कर दिया हुआ। इसको सुन लें, लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि जो भी चीज नेगेटिव भी है ना, उसका इलाज जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो आपके लेक्चर्स में हमने इंक्लूड कर दिया हुआ है। वो जब लेक्चर चलेंगे फिर आपको पता चलेगा। लेकिन एक दफा ट्रू पिक्चर आपके सामने रखना, सारी चीजें प्लस माइनस बताना जरूरी है। बड़ी रीजन जो स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट में फेल होने की होती है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपने पीआरसी की है ना, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? कितने स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग फेवरेट सब्जेक्ट था? और कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कोई और था? और कौन कौन से होते हैं? आई टू बी कितने बच्चों का फेवरेट था? एक कम बच्चों का। तो याद रखिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बाय डिफॉल्ट हमें काउंटिंग के या क्यों मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नंबर्स गेम होती है, वो हमें पसंद होती है बाय डिफॉल्ट। जो लिखने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरेटिकली, वो हमें पसंद नहीं होते। मैं भी जब स्टूडेंट था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा जो जहर लगता था टॉपिक, वो क्या था? वो ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखो भाई, माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे लिखो। चलो वो जी बोलो, मुझे मुझे जहर लगा। इवन हमारा एंटी टेस्ट होता था हमारे जमाने में, आपका तो जैसे आपका ये पीआरसी है, तो समझ लीजिए पीआरसी नहीं, क्यूएटी। क्यूएटी का हमारे जमाने में एंटी टेस्ट होता था। एंटी टेस्ट मैं दे रहा हूं, उसमें ऐसे लिखा, सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, ऐसे आ गया, ऐसे लिखो। मेरे पास टाइम भी था, मैंने आधा पेज लिखा, उसके बाद मेरे से लिखा ही नहीं गया। मेरा दिल, एग्जाम में बैठ के मैं ये हाल था, मैंने नहीं लिखा, मैं आधा लिख के छोड़ा। मुझे पता था मैं बाकी के क्वेश्चन अच्छे में पास हो भी गया था। ठीक है, तो ये क्योंकि हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
काउंटिंग, तो काउंटिंग के साथ हमें वैसी एसोसिएशन होती है। अकाउंटिंग के टीचर आपको असाइनमेंट देंगे ना 3 घंटे की, आप कहेंगे पहला सवाल किया ठीक गया, आप कहेंगे हाँ पहला सवाल बेहतरीन गया, ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन करने को दिल करता है, दूसरा क्वेश्चन गया वो भी ठीक है, ऑटोमेटिकली तीसरा क्वेश्चन करने को दिल करता है। ऐसे होता है क्योंकि क्वेश्चन ठीक हो रहे होते हैं और वैसे भी लग रहा था कैलकुलेशन हो रही है। जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, याद रखें इनको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना पड़ता है। रिटन फॉर्म में रिटन अटेम्प्ट करते हुए ना हमें प्रॉब्लम होती है लिखने में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो केस स्टडी मैं कहता हूं कि भाई आपने करनी है, उसको सिर्फ रीड करते हैं। कहते हैं सर हमने रीड किया, समझ लिया, पता चल गया हमें क्या करना है, अब हम एग्जाम में जाके कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को ड्राइविंग करते हुए देखें और आप कहें सर मुझे पता चल गया ये कब इसने बाजू घुमाया, कब उसने ब्रेक, बट बेफिक्र मैं गाड़ी चला लूंगा। चला लेगा गाड़ी? नहीं चलेगा, नहीं चला सकेगा। जो हाथ याद रखे 6 महीने आपका नहीं चलाना, एग्जाम में भी वो हाथ नहीं चलेगा। तो आपको हर रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज प्रैक्टिस करेंगे फिर आसानी के साथ जाके आप एग्जाम की केस स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो अब ये सब्जेक्ट की नेचर समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, तो मैं इसका भी जवाब दे दूं। जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग वो है, उसकी मिसाल मैं देता हूं, वो ऐसे है जैसे टेबल ऑफ 2, कोई भी टेबल, 2 का पहाड़ा। ठीक है, आप पढ़ेंगे ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये भाईजान से पूछूंगा ना मैं, ये भी कहेंगे 2 दूनी 4 सर, इनसे पूछो ये भी कहेंगे 2 दूनी 4। ऐसा ही है, फर्क तो नहीं होगा। अगर कोई कहेगा 3 या कोई कहेगा 5 तो वो क्या होगा? गलत होगा। अकाउंटिंग ऐसे है जैसे 2 का पहाड़ा। आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर भी सेम आएगा, ये जो क्वेश्चन करेंगे इसका आंसर भी सेम आएगा। अगर आपका आंसर और जो टीचर का आंसर, जो आपका नंबर है जो टीचर का नंबर है, उसमें फर्क है, तो मामूली तौर पे वो क्या होता है? वो गलत होता है। अकाउंटिंग ऐसे। लेकिन जो लॉ आप पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे नहीं है, इसकी नेचर समझनी है। ये बात आपने, ये मिसाल ज़हन में रखनी है। ये लॉ की नेचर क्या है? इसकी नेचर ऐसे है जैसे ऐसे, माई बेस्ट फ्रेंड, ये मजमून। अब ये मैं आप सबसे कहूँ माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखें, ये भाईजान लिखेंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है अहमद, ये भाईजान लिखेंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है असलम। अब देखें फर्क आ गया लिखने में, कौन सही है और कौन गलत? दोनों सही। ये लिखेंगे बेस्ट फ्रेंड का जो फादर है वो वकील है, ये लिखेंगे वो डॉक्टर है, ये लिखेंगे वो इंजीनियर है। कौन सही है कौन गलत? तीनों सही है, लेकिन तीनों का आंसर तो फर्क है, जो लिख रहे हैं वो तो फर्क है। तो वो जो टेबल वाली बात थी उसमें तो जब आंसर फर्क होता था तो वो गलत होता था। ऐसा ही है ना, ये ऐसे वाली एग्जाम्पल में आंसर डिफरेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? इस सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है, यही बताना चाह रहा हूं। अकाउंटिंग कर करके आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि जो कुछ आपने लिखा है ना, अगर वो सॉल्यूशन के, टीचर के सॉल्यूशन के साथ मैच करता है तो फिर आपने ठीक लिखा है, अगर वो टीचर के सॉल्यूशन से डिफरेंट है तो आपने गलत लिखा है। अकाउंटिंग में ये रूल ऐसे ही होता है, क्यूएम में ये रूल ऐसे ही होता है, वहां पे चलता है। उन सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है। हमारा सब्जेक्ट जो है ये मैथमेटिकल रूल्स के ऊपर नहीं चलता। ये केस है, अदालत में केस होता है, आप देखते हैं केस वही है, वही जुर्म है, हर दफा होते हैं, लेकिन हर वकील डिफरेंट आर्गुमेंट्स देता है। ऐसे है ना, तो क्या आप ये कह सकते हैं उसके आर्गुमेंट गलत है? नहीं। इसीलिए जब आप केस स्टडी लॉ पढ़ रहे होंगे ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऐसे होगा। जैसे काउंटिंग में लगभग हमेशा ऐसे होता है कि आपका आंसर टीचर के आंसर से मैच करता है, उसी तरह लॉ में लगभग हमेशा ऐसा होगा कि आपका आंसर टीचर के आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी नेचर टेबल वाली नहीं है, इसकी नेचर ऐसे वाली है। अल्फाज फर्क होंगे। आई कैप ने खुद ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है, ठीक है, वो कभी किसी टाइम पे मैं आपके साथ आई कैप की जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन वो भी शेयर कर दूंगा, उसमें उसने यही कहा है। उसने कहा अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं, उसने कहा भाई प्रोफेशनल बॉडी में कहीं पे भी रटा नहीं होता, प्रमोट नहीं करते। हम कैसे नहीं कहते कि अल्फाज वही, जब हम ये कहेंगे अल्फाज वही होने चाहिए तो फिर इसका मतलब है हम ये कह रहे होंगे कि बच्चे को रटा लगाओ आप, हम ये प्रमोट नहीं कर रहे। अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम होना चाहिए। इस रूल को लिख लीजिए, इस रूल को लिखिए। सबसे अहम चीज आज के लिए समझे, आज जो कुछ भी आप, वैसे तो बहुत सी अहम चीजें डिस्कस की है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है, इसको लिखे, इन सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चन, इन सॉल्विंग
शाबाश लिखे, हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट भी लिखे, शाबाश, ऑनलाइन वाले भी लिखे। इन सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चंस वर्ड्स में बी डिफरेंट, बल्कि वर्ड्स विल बी डिफरेंट। वर्ड्स इन सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चन, वर्ड्स विल बी डिफरेंट बट कंसेप्ट मस्ट बी सेम। कंसेप्ट सेम होना चाहिए। बात जो बताना चाह रहा हूं समझ गए आप? अल्फाज फर्क होंगे फर्क। मेरी वोकैबुलरी कुछ हो रहा है, मैंने कुछ और किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने हो सकता है मेरी रीडिंग स्पीड आपसे ज्यादा हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप इस पे, मैं जब आपकी फेज पे था, आपकी फेज पे मैं शायद आपसे भी 2 हाथ पीछे होऊंगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी इस वक्त का जो आपका लेवल है लिखने का, राइटिंग का लेवल है, उसे मेरे राइटिंग लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो राइटिंग का लेवल होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वोकैबुलरी यूज करता है, वो डिफरेंट है। अब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वो कुछ और होगा, अल्फाज कुछ और होंगे, कंसेप्ट वही होगा। आप उन अल्फाज को कॉपी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये ऐसे ही छोटा बच्चा है, वो चलने की कोशिश करे और परेशान हो जाए कि मैं चलते चलते गिर क्यों जाता हूं, वो कहे नहीं मुझे चलना नहीं आता, ये मेरे बाबा तो चलते चलते नहीं गिरते। भाई वो अपने जमाने में वो भी ऐसे ही गिरते थे, ठीक है, ये आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते आप गिरेंगे, आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ये नेचुरल है। तो अल्फाज कभी आपने मैच नहीं करने, मैच करना है तो क्या करना है, कंसेप्ट मैच करना है, शाबाश, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे जी, डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के तो ये अज्यूम नहीं करेंगे। मेरी खुद अपनी कोशिश होगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन दूं जो कि केस स्टडी बेस्ड हो, जो रटे वाले ना हो। रटे वाले में फिर भी लिखते रहते इंसान बोर हो जाता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस तो आपको उनकी भी करवानी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे, आपको बताना जरूरी है। फिर इसके बाद ये बड़ी वजह कि काउंटिंग के सब्जेक्ट्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करते, और मैंने काउंटिंग के सब्जेक्ट्स को और लॉ के सब्जेक्ट्स को फर्क बता दिया एक एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है और याद रखनी है। प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक्स, ऐसा होता है बाज़ औक़ात के जो शुरू के टॉपिक्स आप पढ़ रहे होते हैं ना, उनकी बेतहाशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाद में एंड वाली स्टेज पे टॉपिक पढ़ते हैं ना, उनके लिए कब, पहले महीने में जो टॉपिक पढ़ा है ना उसको 3 दफ़ा रिवाइज कर लिया, आखिरी महीने में जो टॉपिक पढ़ा उसको 1 दफ़ा भी रिवाइज नहीं किया। समटाइम ऐसे होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो प्रीवियस टॉपिक की भी रिवीजन करनी है और जो ऑनगोइंग टॉपिक होगा उसकी भी रिवीजन करनी है, ठीक। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, हर क्वेश्चन के साथ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट आपके लिए सबसे अहम है। आपको जो बुक्स मटेरियल वगैरह दिया जाएगा, फर्स्ट कीजिए उसमें 500 पेजेस है, वो 500 पेजेस एक तरफ और वो 5 पेजेस एक तरफ जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर है, ऐसा ही है। वो 500 पेजेस ज्यादा अहम है या 5 पेजेस जो एग्जाम क्वेश्चन में मटेरियल, 5 पेजेस, ऐसा ही है। उन 5 पेजेस के अंदर भी सबसे अहम चीज है, हर क्वेश्चन अगर आधे सफ़े का है ना, पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम चीज उसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट समझना सबसे अहम है। हर क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने क्या करना है, एक आदत डाल लीजिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आपने अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, इसके आंसर आगे नॉर्मली ये लिखा होता था। ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग में ऐसे होता है, ट्रायल बैलेंस है ना, नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो हम स्टूडेंट थे, हमें पता चलता था आगे वो उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मांगी होगी। उम्मीद तौर पे ऐसा ही होता है ना, क्वेश्चन को देख के अंदाजा हो जाता है कि रिक्वायरमेंट में क्या पूछने जा रहा है। थ्योरेटिकल पेपर में ऐसा नहीं होता, याद रखें। सेम केस स्टडी की रिक्वायरमेंट चेंज करके वो उसे डिफरेंट चैप्टर के बना सकता है। आप एक केस स्टडी मेरे सामने रखें, मैं उसकी रिक्वायरमेंट को 3 तरीके से चेंज करूंगा और वो डिफरेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। केस स्टडी सारी वही होगी, फैक्ट सारे वही, सिर्फ एक लाइन चेंज करूंगा। कौन सी लाइन, रिक्वायरमेंट की, और वो डिफरेंट चैप्टर की केस स्टडी बन जाएगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, सबसे अहम चीज क्या होगी, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है। सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी। आपको पता है किसी पेपर में ऑप्शन नहीं होती, पूरे थ्रू आउट एंड तक आप देख लें, सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी। सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। क्लियर जी, ये जेहन में रखिएगा। आई कैप दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। ये एक पेपर के अंदर उसने एग्जाम्पल देके बात समझाई थी एग्जामिनर ने। 2 बच्चे हैं, पेपर एक ही पेपर दिया 2 बच्चों ने।
एक बच्चे ने 6 क्वेश्चन थे उसमें, एक बच्चे ने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और तीनों परफेक्ट थे। दूसरे बच्चे ने 6 क्वेश्चन किए और 6 के 6 क्वेश्चन 50% लेवल पे थे। मैथमेटिकली देखें ना, दोनों लगते हैं एक बराबर, लेकिन बताइए किसके पास होने के चांसेस ज्यादा है? जिसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 50%। इसलिए कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, याद रखें हर क्वेश्चन में जो शुरू के इनिशियल मार्क्स होते हैं वो लेना आसान होते हैं। तो आपके सामने एक छोटी सी मैं डायग्राम बना के कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये आपने पूरी स्टूडेंट लाइफ में, ये आपके हर पेपर, क्या पीआरसी, क्या कैफ, क्या सीफैप, क्या ऑनवर्ड, जहाँ पे हर एक पे अप्लाई होगा। ये समझ लीजिए कि ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है 100%, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक सब। हम में से कोई भी स्टूडेंट 100% प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इवन जिसका गोल्ड मेडल आता है उसकी भी 100% प्रिपरेशन नहीं होती, सर्टिफिकेट मेरिट वाले की भी 100% प्रिपरेशन नहीं होती। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, याद रखिए। आपने क्या करना, टाइम कम होता है ना आपके पास, टाइम का आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपने डेप्थ के ऊपर काम नहीं करना, कंसेप्ट्स की कवरेज के ऊपर काम करना है। यानी आपने ये सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर कर। एक ऑप्शन ये आपके पास क्या कि सारे कंसेप्ट्स पढ़े, लेकिन सारे कंसेप्ट्स जो है ना वो मॉडरेट लेवल तक पढ़े, एक ऑप्शन ये है। और एक दूसरी ऑप्शन भी है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप आधे कंसेप्ट पढ़े लेकिन परफेक्ट पढ़े। बताइए कौन सी वाली ऑप्शन बेहतर है, रेड वाली या ब्लू वाली? रेड वाली। यानी अगर आपकी बुक में 20 चैप्टर हैं तो आपने 20 के 20 चैप्टर कवर करने हैं मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट लेवल, यानी थोड़ा थोड़ा आपको हर कंसेप्ट बताओ। ऐसा नहीं करना कि 10 चैप्टर है ना वो बस परफेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब कभी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, ये आपने नहीं सोचना ये चैप्टर मैं पूरा अच्छी तरीके से कर लूं फिर चैप्टर 2 पे जाऊंगा, ऐसे नहीं करना। जब आपको लगे कि चैप्टर 1 के अंदर आपने 60-70% चीजें कवर कर ली हैं, 30-40% रहती है, 60-70% चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाए, ठीक है। आई कैप डेप्थ के ऊपर फोकस नहीं करता, किसके ऊपर फोकस करता है? कवरेज के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट आने होने चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट एब्सेंटिज्म, वो मैंने बता दिया आपको, क्लास में छुट्टी नहीं करनी, बच्चे छुट्टी करते हैं, मोबाइल को इस्तेमाल करते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज हो जाती है, दूसरे के सवाल को नहीं सुनते। जब कोई बच्चा सवाल पूछे उसके सवाल को जरूर सुने, क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपके ज़हन में भी अराइज होता है। वीकली टेस्ट को आपने स्किप नहीं करना। डेली कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लें। हमें पता चल गया हमारा पेपर पिछले अटेम्प्ट्स की निस्बत मुश्किल हो गया, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसमें कुछ लीगल कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है, सुन लें। आपने पहली चीज हर रोज 2 घंटे स्टडी करना है। क्या कर सकते हैं घर में, ये क्लास टाइम के अलावा बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। क्या डेली हर रोज 2 घंटे पढ़ सकते हैं? कुछ बात करनी है आपने? 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। फिर इसके बाद होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करनी है, क्या कर सकते हैं? वीकली टेस्ट जो आपके होंगे वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, डन। और हर संडे को एक दिन रखे जिसमें आपने जो पहले पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करना, मतलब हर वीक में एक दिन रखे, संडे रख लें, आप कोई भी दिन रख लें, एवरी संडे या कोई भी दिन जो आपको लगे। आप वैसे फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली संडे का दिन ही बेहतर होता है, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई भी दिन रख सकते हैं जिसमें आपने क्या करना है, प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करना है। शाबाश। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, फर्क होता है। अच्छा, ये डिफरेंस मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लाजमी है कि आप कॉलेज से ही लेक्चर बाय करें, कोशिश यही करनी चाहिए। हमेशा ऑफिशियल सोर्स हमेशा बेहतर होता है अदर सोर्सेज से, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम यूट्यूब वाले लेक्चर में या इधर उधर बात जो होते हैं ना, इधर उधर लेक्चर मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर फर्ज करे नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले 2-3 दफा पढ़ा, वो कहता है सर मैंने सारा कोर्स नहीं पढ़ा, मुझे सिर्फ 2 चैप्टर्स नहीं समझ आए थे, मैंने वो लेक्चर लेने, अब उसके लिए पूरे कोर्स की फीस तो नहीं मैं दे सकता। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपने सिर्फ किसी स्टूडेंट इक्का दुक्का लेक्चर लेने हैं तो यूट्यूब पे जाके आप उस पर जो अवेलेबल है यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है फिर इसकी पेमेंट नहीं करनी किसी को। बात ऐसा होता है यूट्यूब वाले लेक्चर डाउनलोड करके वो पैसे लेके बच्चों को दे रहे होते हैं
नॉर्मली यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट प्लेस, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर कभी आपको यूज करना पड़ जाए तो इस प्रॉब्लम को जहन में रखना है ताकि इसको आप इसका हल भी आप देख सकें। नंबर 1, आउटडेटेड हो सकते हैं, तो आपने ये देख लेना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किस अटेम्प्ट के लेक्चर है ये, इसके बाद कोई सिलेबस में या टॉपिक में चेंज तो नहीं है। अगर कोई चेंज आई है तो आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरे नंबर पे आपको कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। हमारे कुछ बहुत से एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ हम क्लास में शेयर करते हैं, कुछ जब आप घर जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए जाएंगे, कुछ आपके LMS के ऊपर शेयर किए जाएंगे। वो वक्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कौन से रिसोर्सेज है। यूट्यूब पे आपको वो रिसोर्सेज नहीं मिल सकेंगे। इन शॉर्ट अगर आप कहेंगे जी लेक्चर ले लिया, इसके बाद असाइनमेंट कौन सी थी, तो असाइनमेंट तो आपको अलग से डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, वो भी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करेगी आपको असाइनमेंट। आपको समझ में नहीं आया, बस कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टीचर से, वो नहीं कर सकते, टीचर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और टेस्टिंग और फीडबैक नहीं मिल सकता यूट्यूब वाले लेक्चर पे। टेस्टिंग और फीडबैक याद रखें, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अहम है। टीचिंग 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। 1 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मैं आया और मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया और घर चला गया, ऐसे नहीं है। टीचिंग 2 वे कम्युनिकेशन, मुझे ये भी जानना है कि मैंने जो बातें आपके साथ की है आपको समझ आई है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा? टेस्ट के जरिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा ना मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला कि आपको समझ आ गया है, तो आपने क्या कहने वाला, आ गया समझ। ठीक है, वो हमें भी अंदाजा होता है कितना कुछ समझ आ गया है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? आपके टेस्ट से, किस क्वेश्चन में क्या परफॉर्मेंस है, किस कंसेप्ट को हमने दोबारा रिवाइज करना है टेस्ट। तो टेस्टिंग वगैरह के ऊपर फिर ऐसे बच्चों को खासतौर पे फोकस करना चाहिए जो यूट्यूब से तैयार कर रहे हैं। बहरहाल ये कुछ प्रॉब्लम है, आपने इनको अगर कभी लेक्चर लेना पड़े इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या होगी? 31 जनवरी। पहले हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाया करता था, लेकिन अब 31 जनवरी को ही कंप्लीट हुआ करेगा। ठीक है, पहले हमारी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती थी, अब थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी, लेकिन ऐसी नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाए, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें, लेकिन इंशाल्लाह स्पीड हमारी स्लो होगी। और पहले लेक्चर की ड्यूरेशन भी अगर आप देखें ना तो लगभग कोई 45-50 में होता है। 1 घंटे का लेक्चर होता था, लेकिन इफेक्टिवली 45 to 50 मिनट्स। लेकिन अब हमने लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया। आपको इस चीज़ का नहीं पता? आपको तो नहीं पता ना पिछले सेशन में लेक्चर की, सब्जेक्ट के लेक्चर की ड्यूरेशन क्या थी? नहीं पता ना आपको? ये पता है? पता है। हाँ, तो इस दफ़ा हमने ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाई है। उसकी रीज़न यही है कि अब हमारा मटीरियल जो हमने कवर करना है वो थोड़ा ज़्यादा है। स्टडी मटेरियल सुन लीजिए, कौन सा है? 2 स्टडी मटेरियल आपके पास ऑप्शन है। एक इंस्ट्रक्टर की बुक जो 4-5 दिन में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, और एक है ICAP की स्टडी टेक्स्ट। ICAP की स्टडी टेक्स्ट आपने यूज़ नहीं करने, ये मेरी एडवाइस है, आगे मर्जी आपकी है। आप इंस्ट्रक्टर बुक बेसिकली ICAP की बुक को सामने रख के ही हमने बनाई है। उसमें ICAP के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा ईजी होगी, उसमें प्रैक्टिस भी कुछ ज़्यादा होगी, और भी कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। लेकिन उन बुक के अंदर ICAP का रेफरेंस मौजूद होगा। डेली आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा ICAP की बुक से भी बताया करूंगा, दोनों जगह से बताऊंगा। हमारी वाली बुक में किस जगह पे है कंसेप्ट, ICAP की बुक में किस जगह पे कंसेप्ट। ICAP की बुक से पढ़ना चाहें शौक से पढ़े, कोई पाबंदी नहीं है, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारी वाली बुक से पढ़ना चाहिए उससे पढ़ ले। मेरी सजेशन क्या है, हमारी वाली बुक से पढ़ना। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी बेहतर है, ये जब आप दोनों को पढ़ेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मेरा मशवरा ये है, वैसे अगर आप थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं थोड़ा शक शुबे होता है, मना नहीं सर ने जो है ना, ये लगता है कमाई करनी है इस वजह से सरकार मेरी बुक खरीदो। तो एक मशवरा है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, कोई सा एक रैंडम चैप्टर आपने सेलेक्ट करना है, मतलब जो हम पढ़ रहे होंगे वो चैप्टर सेलेक्ट करें, वो आप हमारी वाली बुक से भी पढ़ लें, ICAP की बुक से भी पढ़ लें, जहां पे आपको लगे बेहतर लिखा हुआ है उसको अडॉप्ट कर लें। सिंपल ये। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल। 12 दोनों में से जो भी यूज कर ले ठीक है, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली मटेरियल है। इन शॉर्ट अगर आप एक लफ्ज में पूछे ना सर फर्क क्या है, तो मैं कहूंगा ये स्टूडेंट फ्रेंडली है थोड़ा, और ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। गोरों ने जो लिखी होती है ना लैंग्वेज, उनकी मदर लैंग्वेज और है, वो जो सेंटेंस लिखते हैं वो उनके लिए आसान होगा, हमारे लिए हो सकता है वो सेंटेंस आसान ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप जब इसको पढ़ेंगे ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं, लेक्चर प्लान। अच्छा, प्लान के बारे में सुन लीजिए, अब है असल काम की बात। ये चीजें ऐसी थी जो रूटीन में हर लेक्चर, फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर में ये चीजें डिस्कस होती है ना, इंट्रोडक्शन वगैरह।
प्लान कैसे चलेगा? देखिए प्लान में मैं दो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, हम पहले दोनों सेक्शन है, दोनों में से कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? हम पहले कंपनी लॉ का सेक्शन पढ़ेंगे। दो सेक्शन है हमारे, फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बताया, चाहे पहले आप मर्केंटाइल लॉ वाला सेक्शन पढ़ लें या चाहे पहले कंपनी लॉ वाला पढ़ लें, दोनों के कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम पहले कंपनी लॉ वाला पढ़ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि आपके लिए तो इररिलेवेंट है, चाहे जो मर्जी पढ़ाए, लेकिन जो स्टूडेंट पिछले सेशन में बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं उन्होंने इस सेशन में कंपनी लॉ पढ़ना है। ठीक है, उनको हम साथ एंगेज कर सकेंगे अगर हम पहले कंपनी लॉ स्टार्ट करते हैं। इसीलिए पहले कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद बिजनेस। पहले कंपनी लॉ सारा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन एक ही क्लास होगी, 3 दिन दूसरे की, या एक चैप्टर ये होगा एक चैप्टर वो होगा, नहीं। जब आपको कंपनी लॉ पढ़ाना है तो सारा पहले कंपनी लॉ कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम मर्केंटाइल लॉ की तरफ जाएंगे, वो हम सारा उसको डिस्कस करेंगे। और कंपैरेटिवली मर्केंटाइल लॉ वाला पोर्शन आसान है। तो जब आप कंपनी लॉ पढ़ लेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकली, एक मेंटली तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ हमने मुश्किल वाला पोर्शन कर लिया है। कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ दोनों में से देखें कौन से वाला पोर्शन कंपैरेटिवली मुश्किल है? कंपनी लॉ वाला। ठीक है, तो इसको हम पहले इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक्चर जी पेपर लेंथ, हाँ, क्या पेपर लेंथ ही होता है? देखिए अमूमी तौर पे ये अभी मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ, आखिरी कंसेप्ट है मेरा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। लेक्चर प्लान कैसे होगा? अब सुन लीजिए, डेली हमारा लेक्चर, अगले तकरीबन लगभग 100 के करीब लेक्चर्स हैं हमारे, वो किस तरीके से चलेंगे ये सुन लीजिए। डेली बेसिस के ऊपर मैं आऊँगा, मैं घर से पहले प्लान करके आऊँगा, आज मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, टॉपिक क्या पढ़ाना है मैंने आज, ये टॉपिक आई कैप की बुक में किस जगह पे है, ये टॉपिक हमारी वाली बुक में किस जगह पे है, वो रेफरेंस आपको दिया जाएगा। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने असाइनमेंट कौन सी करनी है, वो असाइनमेंट भी आपको, उसका रेफरेंस भी दे दिया जाएगा अलग से। डेली बेसिस के ऊपर आपको एक छोटी सी पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। ठीक है, मैं आऊँगा, मैं घर से डिसाइड करके आऊँगा आज मैंने 1 कंसेप्ट पढ़ाना है, 2 कंसेप्ट पढ़ाना है या 3 कंसेप्ट पढ़ाना है, वो मेरी जजमेंट होगी। अगर 2 कंसेप्ट पढ़ाने हैं आऊँगा मैं पहले पहला कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा, इसी तरीके से जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होंगी, कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस होंगे। वक्तन फक्तन दरमियान में मैं आके रुक के आपसे बोलूँगा कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आपने चलते हुए लेक्चर में क्वेश्चन नहीं पूछना, यानी जब मैं बोल रहा हूँ चलते हुए लेक्चर में क्वेश्चन, इससे होता क्या है, लेक्चर का टेम्पो टूट जाता है, कंटिन्यूएशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स को अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा होता है कि किस जगह पे बच्चे के लिए क्या मुश्किल है, वो क्या सवाल पूछ रहा होता है। कई दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि सवाल आपके जहन में आया, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद आपने इंतजार किया ना, तो उसका जवाब भी ऑटोमेटिकली आपको मिल गया, ऐसे फील होगा। क्योंकि उस्ताद को, जैसे मैं बताया, अंदाजा होता है, उसने अपने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी उन क्वेश्चन का आंसर बिल्ड कर लिया होता है जो पिछले सेशन में बच्चों ने पूछे थे। हर सेशन में हमारे साथ इसी तरह होता है, लेकिन फिर भी स्टिल हर बच्चा यूनिक है, हर एक के जहन में हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन आए। तो दरमियान में आके लेक्चर जब कोई कंसेप्ट में कंप्लीट कर लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन है तो अब पूछिए, वो जगह होगी क्वेश्चन पूछने वाले। वहां पे आप 1000 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, आप पूछिए, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। आप सबके एक एक क्वेश्चन को आंसर देके फिर इंशाल्लाह मैं आगे जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। क्लियर? एंड क्लास के स्टार्ट में हम कुछ एक्टिविटी रखेंगे आपकी वैल्यूएशन के लिए, क्लास के एंड में भी कुछ एक्टिविटी होगी आपकी वैल्यूएशन के लिए, लेकिन वो एक्टिविटीज क्या है, वो प्रीमियम सोर्सेज क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं चीजें नहीं बता रहा, वो चीजें आपके सामने जब रखूंगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें क्या है। क्लियर जी? ये था मेरी तरफ से आज की ओरिएंटेशन लेक्चर का सारा मटेरियल। अब कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, यहाँ किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था जी। हाँ, क्या पेपर लेंथी होता है? देखिए, बाज़ औक़ात अकाउंटिंग का जो मैथ का पेपर होता है ना, वो समटाइम आप फील करते हैं कि लेंथी है। ये हमारा जो पेपर है ये लेंथी नहीं है। यानी मुझे अभी तक इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, शायद ही किसी स्टूडेंट ने आके ये कंप्लेन की हो कि सर टाइम खत्म हो गया था और क्वेश्चन अभी रहता था। ऐसा नहीं, हमारे पास इसमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट, अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की हुई ना, आप बड़ी आसानी के साथ 3.25 घंटे के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ, टाइम बच जाता है। पेपर में टाइम शॉर्टेज का मसला नहीं होगा। ठीक है जी, मसला ये होगा कंसेप्ट कवर ही नहीं किया आपने, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और की क्वेश्चन जी? क्लासेस, हाँ, क्लासेस 5 डेज अ वीक होगी। क्लासेस सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी,
लेकिन इसका ये मतलब आपने नहीं लेना कि सैटरडे को पढ़ाई भी नहीं होगी। सैटरडे को क्लास नहीं है आपकी, सैटरडे को पढ़ाई होगी आपकी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है ये मैं सैटरडे को बताऊंगा, ठीक है? ये आज नहीं, हाँ रिवाइज संडे को करना है, बिल्कुल। संडे को कोई पढ़ाई भी नहीं होगी, क्लास भी नहीं होगी। सैटरडे की छुट्टी नहीं, ना सैटरडे को क्लास नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एंगेज रखना है। मैंने कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट्स, केस स्टडी की प्रैक्टिस, कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करनी है, वो सैटरडे को करूंगा। और की क्वेश्चन? जी साहब, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोई कंसेप्ट रेलिवेंट हो सकता है? रेयर है कि होगा। 2 या 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो दोनों जगह पे यूज होते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि दोनों जगह पे रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। यानी बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है? इस बात का एक एविडेंस ये भी है कि प्रीवियस एजुकेशन स्कीम में FAR2 से पहले FAR1 अटेम्प्ट करना लाजमी। आपने शायद ये बात सुनी होगी, क्योंकि FAR2 के कंसेप्ट के लिए FAR1 समझ। लेकिन बिजनेस लॉ अटेम्प्ट करने के लिए कंपनी लॉ पढ़ा होना या कंपनी लॉ को अटेम्प्ट करने के लिए वो बिजनेस लॉ मार्केट पढ़ा होना जरूरी नहीं। ये कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं है, ठीक है? ये पहले भी जब अलग अलग थे ना पेपर, अलग अलग थे पेपर, तो अगर एक कंसेप्ट पढ़ने के लिए दूसरा जरूरी होता तो आई कैप ये कहता, भाईजान आप कंपनी लॉ तब अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपने बिजनेस लॉ का पेपर, मर्केंटाइल का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तब कर। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के कंसेप्ट्स कोई इंटररिलेटेड, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है जी? यानी डिफरेंट कंसेप्ट्स वहां पे डिस्कस हो रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो भी बैठिएगा, वो भी आपने जाना नहीं है, ठीक है? आज का ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था। कल से इंशाल्लाह हम अपने फिर कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आपको जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, याद रखें, क्लास में प्रोवाइड करना वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? जब तक बुक नहीं आती, 3-4 दिन लगेंगे उसमें, जब तक बुक नहीं पब्लिश होकर आती, क्लास में जो भी चीज जरूरी होगी वो सारी की सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको इधर उधर कहीं देखने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर जी? चलिए जी, आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।